अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन और त्रिदेव के सम्मेलन में मैं सबसे पहले तो आप सबका कटाई के सीजन के बावजूद आप सारे काम छोड़कर पार्टी के काम के लिए सबसे पहले बढ़कर आए, मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के विधायक माननीय चैतन्य शर्मा जी ने, जसवा प्रागपुर के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रभारी भाई विक्रम ठाकुर जी ने एवं अन्य नेतागण ने बड़े विस्तार में अपनी बात यहाँ पर रखी। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत भाई बलबीर जी ने की, जो स्वयं अनुसूचित जाति से आते यहाँ के विधायक भी रहे। अब हमारे जिला के अध्यक्ष भाई बलबीर चौधरी जी हैं और इनके बाद सुभाष कौंडल जी ने अभी अपने जिलाध्यक्ष के रूप में बात रखी। तो मैं सुभाष जी का भाषण सुनकर देख रहा था कितनी बारीकी में एक एक बात को बलबीर जी और सुभाष जी ने रखा। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी और ममता बनर्जी, कुछ कांग्रेस के नेता बहुत बयान दे रहे हैं और देश को फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास ये कमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये कहते हैं 2014 में कहते थे मोदी आएगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। मोदी चाय बेचने वाला देश कैसे चलाएगा? ये दो बातें कहते थे नहीं कहते थे? क्या 2014 से 24 तक देश खत्म हो गया क्या? मुसलमान खत्म हो गया क्या? अरे खत्म हुआ तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है भाई, भतीजावाद खत्म हुआ है। ये कहते थे मुसलमान खत्म हो जाएगा, मुसलमान आबाद हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ। अरे आपने तो मुसलमान का वोट लिया, अनुसूचित जाति का वोट लिया। इन्होंने अल्पसंख्यक से लेकर अनुसूचित जाति तक केवल वोट बैंक की राजनीति की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया। गरीब कल्याण की योजना लाए, हर जरूरतमंद को दिया। आज देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर सबसे ज्यादा लाभ 71% लाभ मिला है तो SC, ST, OBC को मिला है। अगर छोटे सीमांत किसान को मिलने वाली PM किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपया साल का मिलता तो उसमें से 80% लोग SC, ST, OBC है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना देखना तो 51% केवल SC, ST को मिला है। अगर वजीफे देखने स्कॉलरशिप के तो उसमें 58% केवल SC, ST को मिला है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो 43 करोड़ लोन मिले उसमें से 51% लोन SC, ST, OBC को, 65% महिलाओं को मिले। अरे ये लोग जो वोट की राजनीति करते थे, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे बांटते थे, आज वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते। श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु हथियार खत्म कर दो। अरे दुनिया के देशों में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में, इजराइल हमास के साथ, इजराइल ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। जब दुनिया में आग लगी, बम बारूद गिर रहे, तो क्या हिंदुस्तान को अपने परमाणु हथियार क्या खत्म कर देने चाहिए क्या? क्या हिंदुस्तान को कमजोर कर देना चाहिए? बोलिए क्या कमजोर कर दे? क्या राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान को कमजोर कर दे क्या परमाणु हथियार खत्म कर दे? अरे ये वही राहुल गांधी है जिनकी सरकार 10 साल रही, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की। इन लोगों ने 10 सालों में हमारे सैनिकों को 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे, इन्होंने 2 भी नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मोदी सरकार ने। ये 10 साल दलाली ढूंढते रहे, कौन सा लड़ाकू विमान खरीदेंगे, इन्होंने एक भी नहीं खरीदा। नरेंद्र मोदी आया, राफेल विमान खरीदा, दुनिया का लेटेस्ट विमान आज भारतीय सेना को दिया है। हमने तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में बना दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर बना ली। दुनिया के केवल 4 देशों मिसाइल बना पाए, वो हमने खुद बना ली।
हम अपने हथियार, अपने टैंक, अपने तोप बना रहे हैं। कांग्रेस दलाली खाती थी, विदेश से लाती थी। आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मोदी जी ने सफलता पाई है। पिछले साल रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ। 16,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, विदेशों को दिया। ब्रह्मोस मिसाइल $325 मिलियन, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपींस को बेची। पहले हिंदुस्तान लेने वालों में साथ दुनिया को बेचता है साथ, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट में जब मोदी जी उड़ते हैं तो दुनिया को विश्वास होता है देश का प्रधानमंत्री अगर अपने बनाए हुए लड़ाकू विमान पे उड़ता है तो उसकी गुणवत्ता की गारंटी भी मोदी की गारंटी की तरह ही है। और एक बात मैं आपको कह दूं, राहुल गांधी जितना मर्जी चीख पुकार ले कि परमाणु हथियार खत्म कर दो, अरे आप तो देश को ही खत्म कर देते जिस तरह से दलालियां खाई। पंडित नेहरू ने चीन के पास कई हजार किलोमीटर भारत की भूमि भेज दी, कब्जा करने दिया, कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी जी के समय पाक अधिकृत कश्मीर बना कि नहीं बना? 90,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारी जेल में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 1974 में कच्चा द्वीप आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, हमारे भारत माँ का एक बड़ा टुकड़ा उनको दे दिया। क्या किया इन्होंने? भारत माँ के टुकड़े किए। और जम्मू कश्मीर में भी 370-35 की धारा लगा के उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, आज हालात कैसे बदले? उस समय तिरंगे झंडे को जलाया जाता था, कश्मीर में फाड़ दिया जाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आज धारा 370 हटी, 24 घंटे लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। आपको याद होगा मेरी तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा यहीं से होकर गुजरी थी, याद है कि नहीं याद है? आप सब लोग मेरा स्वागत करने आए थे और जम्मू कश्मीर में मुझे तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में जेल में डाल दिया था। 2011 की बात, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ कांग्रेस की सरकारें थी। आज यही बदला है। आज जम्मू कश्मीर में 81% नागरिकों की मृत्यु कम हो रही क्योंकि बम धमाके कम हो रहे। 50% फौजियों की हत्या कम हो रही है क्योंकि वहां पे आतंकवाद कम हुआ। और यही नहीं, वहां पर पथरावबाजी पे बिल्कुल लगाम लग गई। अलगाववाद, आतंकवाद को भी नीचे करने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। हमने बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बना दी, सड़कें बना दी 6800 किलोमीटर की रेलवे लाइन वहां पे बना के दे। अटल टनल मोदी जी ने बना दी। अब सिंकुड़ा टनल का अनुमति मोदी जी ने दे दी। अब लेह से लेके मनाली से लेके कन्याकुमारी तक 24 घंटे 365 दिन की सड़क मोदी सरकार बनाकर दे दी। यही नहीं, भानुपुरी बिलासपुर लेह रेलवे लाइन मोदी सरकार बनाकर दे दी। बिलासपुर तक का काम तेजी के साथ लगा। वही नहीं, हमने ऊना से लेकर नंगल, ऊना, तलवाड़ा, ये ऑल्टरनेटिव रूट किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार बनाई, जो कभी कांग्रेस ने 50-100 साल पहले सोचा था। बनाई नहीं कांग्रेस ने, लेकिन आपने अपने बेटे को सांसद बनाया। हमने दौलतपुर चौक तक ट्रेनें पहुंचा दिया। वॉशिंग लाइन भी बनाने का काम, 50 करोड़ रुपए की लागत से वॉशिंग लाइन भी बनेगी। तो जितनी ट्रेनें नंगल तक आती थी और कईयों को तो मैं चंडीगढ़ से भी खींच के ले आऊंगा और अपने दौलतपुर चौक तक पहुंचा दूंगा। आपकी मांग थी नांदेड़ साहब से जोड़ दो, आपकी मांग थी खाटू श्याम से और जयपुर से जोड़ दो। मेरे भाई और बहनों, हमने यही नहीं रोका, आपने कहा हरिद्वार से जोड़ दो। हमने हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चला दी, खाटू श्याम के लिए भी चला दी, नांदेड़ साहब के लिए भी चला दी, कलकत्ता के लिए भी चला दी, दिल्ली के लिए वंदे भारत चला दी और अब हरिद्वार के लिए भी चला दी है, वृंदावन मथुरा के लिए भी चला दी और महाकाल लोक उज्जैन के लिए भी चला दी है। अब आप आगरा भी जा सकते हैं, ग्वालियर भी जा सकते हैं, इंदौर भी जा सकते हैं और महाकाल के दर्शन करके भी आ सकते हैं। भाई और बहनों, एक भय बनाने का काम किया था। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था मोदी आएगा तो मुसलमान मर जाएगा। यही कहा था ना, मुसलमान खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने पहले। अब कह रहे हैं मोदी आएगा तो संविधान बदल जाएगा, यही कह रहे हैं।
दोबारा चुनाव। मेरे भाई और बहनों, मोदी एक बार नहीं, मोदी 2 बार आ गया, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं किया। ये लोग भय और भ्रम फैला रहे हैं। ये कहते हैं मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। कांग्रेस ने नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक 62 बार 62 टाइम्स 62 बार संविधान में संशोधन किया। तो पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, और फिर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, 62 बार। मेरा निवेदन है सुभाष जी से, बलबीर जी से, अपने मंडल के अध्यक्ष से, अनुसूचित जाति मोर्चा, नीचे जाके जन जन तक इस बात को पहुंचाइए कि कांग्रेस झूठी नंबर 1 पार्टी है। जब इनको लग रहा है कि अब देश इनको नहीं सुनने वाला, तो डर भय भ्रम फैला रहे हैं। मेरे साथियों, ये कहते हैं क्या लोकतंत्र खत्म हो जाए, और ये कहते हैं लोकतंत्र बचाने आए। मैं इतना ही कहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हुए, टीडीसी के जैसे हमारे पीडीसी के चुनाव होते, जिला परिषद के वैसे चुनाव हुए, तो मोदी सरकार के समय हुए। आज से पहले कांग्रेस ने नहीं करवाए थे, मोदी सरकार ने आकर कराए। लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने। क्या हर विधानसभा के चुनाव समय पर हुए कि नहीं हुए? लोकसभा के चुनाव भी दोनों समय पर हुए। जब ये चुनाव हारते तो कहते हैं ईवीएम का कसूर है, जब जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। क्या हिमाचल में ईवीएम खराब थी जब कांग्रेस जीती थी? ये किसको मूर्ख बनाने चले? आप सबने कांग्रेस का वो जमाना देखा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी का, जब ये बैलेट बॉक्स उठाकर भाग जाते थे और बैलेट पेपर पर ठप्पे लगा लगा कर चुनाव जीत जाते थे, पोलिंग बूथ कैप्चर करते थे। ये चाहते कि ईवीएम बंद हो जाए, फिर इनको बूथ कैप्चरिंग का मौका मिल जाए। क्या बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की करवानी चाहिए? क्या वापस करवानी चाहिए? वैसे क्या ये लोग लोकतंत्र की हत्या ये करना चाहते हैं। अगर आज खतरा किसी को है तो गैर सनातनी को, जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, जो हिंदुस्तान का विरोध करने वाले हैं, जो सीएए का विरोध करने वाले हैं, जो हिंदुओं को अपमानित करने वाले, आज उनको डर लग रहा है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो कहते हैं हिंदू खत्म कर दो, सनातन को कुचल दो, जो कहते हैं सनातन HIV एड्स की तरह, मैं उनको इतना ही कहता हूं, आप तो आज सत्ता में हो, एक राज्य में हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, हमने 10 साल, हमारी सरकार ने, इन 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मुफ्त में, चूल्हा भी मिला। अब मात्र 503 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। अब 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में 5 लाख की गारंटी मोदी ने दे दी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। अगले 5 साल की भी मुफ्त अनाज की गारंटी मोदी ने दे दी है। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी मोदी ने दे दी है। नमो ड्रोन दीदी बनाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसको भी ड्रोन चलाना आ जाएगा। 15,000 रुपया महीना उसको, को पायलट को 10,000 रुपया मिल जाएगा। और मेरे भाई और बहनों, 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, अब 7,86,000 किलोमीटर सड़कें बना दी ग्रामीण। 74 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट कर दिए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे कर दिए। 0 वंदे भारत थी, 41 चला दी, एक हमने अपने अमृतसर से भी चला दी। यही नहीं, 7 एक से अब 22 एम्स कर दिए, एक हमने कहा खुलवा दिया बिलासपुर में भी। 16 IIM थे, अब 22-23 IIM हो गए, एक हमने नाहन में भी खुलवा दिया, पांटा साहब में भी खुलवा दिया। साथियों 12 IIT थे, आज 19 हो गए, हमने मंडी में भी खुलवा दिया।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने देहरा में खुलवा दी, इसी तरह से IIIT हमने श्लोक उन्ना में खुलवा दी, जो दुगनी कर दी हमने। जितना काम कांग्रेस ने 60 साल में किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में उससे ज्यादा काम किया है। मेरे जो भाई पीछे खड़े मैं उनसे पूछता हूं, 2004 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी? उस समय भी 10वें नंबर पर थी। 10 साल सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार है, 10 साल में भी 10वें नंबर पर रही, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हमने अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया जिन्होंने 200 साल राज किया। आज 10वें नंबर की नहीं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत में। मैं युवा साथियों से पूछता हूँ, महिलाओं से पूछता हूँ, क्या हमारी आज की पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ियों के लिए अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाना चाहिए कि 5वें नंबर पे रहना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए देश को। आगे कौन बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी। आगे कौन बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे तो तीसरी बार मोदी को जिता दो, हम 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब देश के पास पैसा ज्यादा आता है, मान लो बहन जी आपकी जेब में पैसा ज्यादा आया, पर्स में ज्यादा पैसा है, खाते में पैसा ज्यादा, तो क्या आपका परिवार समृद्ध और संपन्न होगा? नहीं होगा। वैसे देश का होता है। कांग्रेस के समय 70 साल में देश का खजाना केवल $327 बिलियन था। आज $620 बिलियन हो गया, लगभग दुगना कर दिया हमने 10 साल में। भारत दूसरे नंबर का मोबाइल इंपोर्ट करने वाला था, आज दूसरे बड़े नंबर का निर्माता बना के 4 लाख करोड़ के मोबाइल हमने पिछले साल बनाए और 1,20,000 करोड़ के मोबाइल हमने एक्सपोर्ट भी कर दिए। आज सारे मोबाइल 99% मोबाइल हिंदुस्तान के बने हुए। खिलौने पहले विदेशों से आते थे, अब आत्मनिर्भर भारत में खिलौने भी यहाँ बन रहे हैं। पहले वैक्सीन बाहर से आती थी, आज 157 देशों को कोविड की वैक्सीन भी भारत ने दी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपको में लगाया। तो भाइयों बहनों, हमारी विकास दर मात्र 4.6% थी चौथे क्वार्टर में 2014 में, आज 8.4% है, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं कि देश कैसे आगे बढ़ा है। सामान्य मानवी शायद इसको ऐसे ना देख पाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, कांग्रेस ने देश का खजाना खाली किया था, मोदी ने देश का खजाना डबल करने का काम किया है मेरे भाइयों बहनों। और फर्क कैसे पड़ता है आप देखिए, 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड के, 4 करोड़ 20 लाख, और 4 करोड़ 10 लाख फर्जी LPG गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे। हमने आधार कार्ड बनाया, बैंक खाता खुलाया, सीधा खाते में पैसा पहुंचाया, और अब आपको अनाज भी राशन भी अंगूठा लगाकर मिलता है, बायोमेट्रिक देके। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? अंगूठा लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? उससे पता चलता है कि सही आदमी राशन ले रहा नहीं ले रहा। इससे देश का कितना पैसा बचा? 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बचा लिया है देश का। 3 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाई और बहनों, ये 3 लाख करोड़ रुपए हमने देश के विकास पे लगाए। आज मोदी सरकार की 10 साल में पहचान है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये है मोदी सरकार की पहचान, और आगे भी गरीब कल्याण इसलिए जारी रखेंगे कि हमने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कर दिया है। और जब तीसरी पारी खेलने मोदी आएंगे तो 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देंगे, और तीसरे नंबर की स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा बन गया है। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। भाइयों बहनों, ग्रेड से लेके उन्ना तक स्वान चैनलाइजेशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेम कुमार धूमल जी के समय शुरू हुआ। 280 करोड़, 960 करोड़, 250 करोड़, फिर 1000 करोड़, ऐसे करके हमने पैसे दिए। आज गगरेट में भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य तटीयकरण का काम हुआ है और यही नहीं, जितने पुल यहाँ पर बनाए गए उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। चाहे कलोई पर 17.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पुल बनाने का काम किया हो, चाहे चिंतपूर्णी रोड पर ब्रह्मपुर से लेकर भद्रकाली की सड़क का निर्माण कार्य हो, या जंगोली खंड पर 5.19 करोड़ का पुल हो, ऐसे अनेकों पुल बनाए। लेकिन लोहारडी चुरलू पुल जो 43 करोड़ रुपए का था, वो भाई राजेश ठाकुर जी ने जाने कितनी बार है हमने उसको बनाया। भाइयों बहनों, शिवबाड़ी से लेके द्वाली वाली सड़क को 13.64 करोड़ का हो, 6 करोड़ रुपए की हमारी जीतपुर बेड़ी की सड़क हो, या अब 500 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्लांट लगाना, यानी कि किसानों का जीवन और खुशहाल कर देने की ओर हम लेके जाने वाले हैं। अगर आप गन्ना बोओगे तब भी, मक्का बोओगे तब भी, धान बोओगे तब भी, आपको मेरे भाइयों बहनों खरीद ये कंपनी करेगी, एचपीसीएल इथेनॉल बनाएगी, पेट्रोल में उसको मिक्स करेगी, यानी कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को वो भी सस्ता मिलेगा और अनाज पैदा करने किसान को और ज्यादा बेहतर दाम मिलेगा। किसान संपन्न होगा और आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ये भी हमने आपके यहाँ के लिए मंजूर करवा दिया। मैं अनेकों योजनाएं आपको गिना सकता हूँ, महाविद्यालय से लेकर बाकी मैं उस पर नहीं जानेगा, क्योंकि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के विकास को ग्रहण लग गया था, अब भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आएगी, गगरेट का और पूरे हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाएगी। मेरे भाइयों बहन, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई चैतन्य जी, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ फील्ड में लगा हुआ है। जो इनको अवसर आज से 3 साल के बाद मिलना था, अब पूरी ताकत के साथ हम फील्ड में जुटेंगे और रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाएंगे। भाइयों बहनों, ये अवसर आया है नए रिकॉर्ड बनाने का, नया इतिहास बनाने का। हम सबको चाहिए कि हम हर पोलिंग बूथ के हर गांव में जाएं, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। ये बहुत आवश्यक है। हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे आपके घर द्वार सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की बात हो, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज आपका कराया, खेल कूद के लिए सांसद खेल महाकुंभ करवाया, बच्चों के लिए भारत दर्शन योजना चला के मेधावी छात्र छात्राओं को भेजा, अब अन्य योजना चलाकर भी हम आपको उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। हम आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही भाई राजेश जी, आपने पहले दिन से ही चुनाव में पूरा समर्थन, पूरे मंडल ने साथ में लग के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया है और ये सुनिश्चित करेगी कि गगरेट में फिर एक बार कमल खिलेगा और इस बार तो डबल कमल खिलने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की जीत की तैयारी। मेरे साथियों, हमें अपनी ओर से पूरी ताकत लगानी है ताकि हम डबल इंजन की सरकार दे सके, प्रदेश में भी केंद्र में भी हमारी ओर से कोई कमी ना रहे, ताकि कोई अवसर दूसरों को ना मिले। मैं विश्वास इतना ही दिलाना चाहता हूं, आज देश की बात करें तो देखिए हिमाचल में कांग्रेस के आने के बाद क्या दुर्गति हो गई, और कर्नाटक में तो ये हाल हो गया कि कर्नाटक में राज्यसभा का चुनाव पूरा हुआ तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के विधायकों के सामने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इनकी सरकार आने के बाद बेंगलुरु में बम धमाके हुए, आतंकवादी पकड़े नहीं इनके कांग्रेस की सरकार ने, वो जाके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उनको बना अपने राज्य में दे दी। अब एक जवान बेटी और कांग्रेस के काउंसलर की बेटी
उसका दिन दिहाड़े गला रेत दिया लड़के ने, जबरन विवाह करने के लिए, प्रेम करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसको भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, एक विशेष समुदाय का वोट पाने के चक्कर में वहां की सरकार ने उस पर भी पर्दा डालने का काम किया है। क्या कांग्रेस इतनी गिर जाएगी कि राहुल गांधी अपना चुनाव जीतने के लिए पीएफआई, एसडीपीआई ऐसे संगठनों का समर्थन ले रहे हैं जो आतंकवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को देश के टुकड़े करने की बात करती, देश का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं। उनके लोगों को कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करवा देती है। जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उसको राहुल गांधी अपनी पार्टी में शामिल करा देते हैं, लोकसभा का उम्मीदवार बना देते हैं। अरे कैसी राजनीति है कांग्रेस की है। एक और टुकड़े टुकड़े गाने का पाकिस्तान जिंदाबाद, बम धमाके करने वाले, बहनों के गले रेतने वाले ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी लेकर कैसी राजनीति देश में करना चाहती है। तय आपको करना है। क्या यहाँ पर भी उसी तरह का वातावरण करना है? आज दूरदर्शन का लोगो अगर भगवा हो जाता है, क्या आपको भगवे रंग से कोई पीड़ा है? नहीं भाई हाँ या ना में जवाब दीजिए जोर से। नहीं। क्या आपको भगवे रंग से कोई पीड़ा है? नहीं। क्या भगवा रंग आपको कोई कष्ट देता है? नहीं। क्या भगवा रंग आपकी आंखों में चुभता है? नहीं। तो कांग्रेस की आंखों में तो चुभता है, ये डीएमके के स्टैलिन की आंखों में क्यों चुभता है, ये ममता बनर्जी की आंखों में भगवा रंग क्यों चुभता है, और ये भगवा रंग का विरोध क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भगवा रंग का विरोध? में पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से। क्या इतना गिर जाओगे कि आज भगवा का विरोध करना शुरू कर दोगे? अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है इसलिए करते हैं। भाई और बहनों, एक भगवे में वो ताकत है। जैसे तिरंगे का विरोध करते थे ना लाल चौक पे, फहराने के लिए, कश्मीर में फहराने के लिए, मैंने तब भी कहा था ये तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे में वो ताकत है कि 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट कर देता है मेरे भाई। उसी तरह से भगवे में भी ताकत है कि सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट कर देता है, विशेष तौर पे तब जब वो हुआ जो 500 साल में संभव ना हो पाया था। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य भव्य महाकाल लोक धाम बन गया। अब तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है मेरे भाइयों। मेरे साथ बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जय भगवान रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे भाई और बहनों, इनको तो जय सिया राम बोलने में भी कष्ट होता है, और ये तो कहते हैं फिर बाबरी मस्जिद बना देंगे। अरे हमने तो जमीन दे दी है मस्जिद बनने के लिए, लेकिन ये राम मंदिर हटा के मस्जिद बनाना चाहते हैं। क्या सोच है देखिए। मेरा निवेदन आप सबसे इतना ही है, अगर भारत में रहकर ऐसी सोच करते हैं, और जो सीए वाले कानून बना के हमने नागरिकता दी है, किसको दी? जो 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी आए, जो वहां पर अल्पसंख्यक थे। 23% हिंदू थे वहां पर, पाकिस्तान में 2% रह गए। बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, 2% रह गए। किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी की 14 साल की, 17 साल की बेटी को उठाकर जबरन ब्याह कर दिया, निकाह पढ़ दिया। क्या हिंदुस्तान में आपने ऐसा किया क्या? क्या आपने ऐसा किया क्या? हिंदुस्तान में तो हर कोई अपने धर्म को निभाता है, पूछता है जहां जाके करना है। मैंने तो भाई बलबीर की दुआ, जब अम्बेदौरा का रेलवे स्टेशन बना भाई विक्रम जी, मस्जिद ही एक 1 लीटर बना के कितने करोड़ तक का पुल बनाया? बलबीर जी से पूछे। करोड़ों रुपए का पुल बनाकर मस्जिद का रास्ता भी हमने बनाया कि आप पूजा करिए, अपनी जाकर मस्जिद जाइए।
हमने बड़ा दिल करके राजनीति की है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन हिंदू जागेगा नहीं, समाज जागेगा नहीं तो फिर क्या होगा मेरे भाई? जागने का समय आया है, जगाने का समय आया है, फिर एक बार कमल खिलाने का समय आया है, फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समय आया है। दो विश्वास चतन्या जी को और मुझे दिला दीजिए जरा एक बार जोर से नारा लगा के, बोले भारत माता की। वो पीछे वाले भाई ने मेरा नारा नहीं लगाया, चेक शर्ट वाले ने, और एक यहाँ पे जो पिंक वाला है उसने भी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। शानदार कार्यक्रम के लिए मंडल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।